morning, students. Welcome to my class once again. Here is your chemistry teacher Sikha Singh, and this video is specially for class 11th. And in this video, we will describe about your chapter name thermodynamics, which is related from physical chemistry. And आपको पता है thermodynamics जो है बहुत ही अमेजिंग ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की. एक्चुअल इसके जितने भी लॉज हैं अभी तक, जितने पुराने से पुराने लॉज हैं अभी तक वो वैलिड हैं. अब कोई ऑब्जेक्शन उस पर नहीं मिला है अभी तक. सारे लॉज हर जगह एप्लीकेबल है. तो थर्मोडाइनमिक्स को जानने से पहले या इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, मेन टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको इसका एप्लीकेशन बताऊंगी. वैसे तो आपको ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये सबके नाम आप जानते हो, लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि हाँ वहाँ पे थर्मोडाइनमिक्स ही एप्लीकेबल है. बट सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूँगी कि कहाँ कहाँ इसके यूजेज़ हैं. तो आपने पावर प्लांट्स का नाम सुना होगा. पावर प्लांट्स आप जानते ही हैं कि वहाँ पे अलग अलग प्रकार की एनर्जी को बनाना, रिलीज़ करना, ये सारे काम वहाँ पे चलते रहते हैं. तो पावर प्लांट्स एक्चुअल में जो वर्क करता है, जिस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो थर्मोडाइनमिक्स के प्रिंसिपल है. और साथ में आपने ये भी सुना होगा कि आप यहाँ देख सकते हैं लाइटनिंग के बारे में. उससे पहले आपने जानते हैं कि नाइट्रोजन एक अनरिएक्टिव गैस है. ऑक्सीजन भी नेचर में अवेलेबल है, लेकिन नाइट्रोजन एक अनरिएक्टिव गैस है. और नाइट्रोजन ऑक्सीजन नॉर्मली कभी एक दूसरे से कंबाइन नहीं करती हैं. बट कुछ कंडीशंस पे, लाइक जैसे जब बिजली चमकती है तो काफ़ी हाई एनर्जी रिलीज़ होती है. उस हाई एनर्जी के द्वारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से क्या करते हैं, कंबाइन कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, और वहाँ पे नॉक्स यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन कर देते हैं. समटाइम जेट वगैरह आप देखे होंगे, एरोप्लेन जेट वगैरह, जब ये सब भी जब पास होते हैं तो काफ़ी एनर्जी एग्जॉस्ट करते हैं. उस एनर्जी की वजह से, हाई एनर्जी की वजह से एटमॉस्फेयर में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन जो है वो सबसे कॉमन रिएक्शन है. साथ में हॉट कप ऑफ टी या कॉफ़ी, जैसे आप देखे होंगे, आप एक कप टी ले लीजिए या कॉफ़ी ले लीजिए, अब देखते हैं धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है. क्यों ठंडा हो जाता है? ठंडा होने में भी वहाँ पे थर्मोडाइनमिक्स है. जो लाइटनिंग से जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बना रहे हैं, वहाँ पे भी थर्मोडाइनमिक्स है. तो ये कॉफ़ी का ठंडा होना, टी का ठंडा होना, यानी यहाँ पे क्या एनर्जी जो है डेसिपेट हो रही है. एनर्जी यहाँ पे डेसिपेट होने का मतलब है कि यहाँ पे थर्मोडाइनमिक्स हो रही है. साथ में अपने घरों में एयर कंडीशनिंग आपने देखा होगा, एसी वगैरह जो घरों में लगाए रहते हैं, वो भी जो है वो थर्मोडाइनमिक्स पे ही, उसी के प्रिंसिपल पे काम करती है. मैचस्टिक, एक हम माचिस की तिल्ली जो जलाते हैं डेली लाइफ में, वो भी जो है थर्मोडाइनमिक्स के प्रिंसिपल पे ही काम करती है. साथ में रॉकेट, आपने रॉकेट के बारे में सुना होगा. तो आप क्या रॉकेट कैसे लॉन्च होता है? क्या बस रॉकेट को तैयार करके रख दिया जाता है और नीचे से उसमें फ्यूल डाल दिया जाता है और फिर रॉकेट चलने लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं. वहाँ पे हमको वी नीड टू कैलकुलेट द वेट ऑफ द लिफ्ट द रॉकेट. एक्चुअल में हमको रॉकेट को लिफ्ट करने के लिए सबसे पहले उसका हमको वेट मालूम होना चाहिए. आपने थ्रस्ट के बारे में पढ़ा होगा. थ्रस्ट, अपवर्ड डायरेक्शन में जो बल कार्य करता है उसको हम थ्रस्ट बोलते हैं. तो कितना उसका वेट है उसको हमको पहले पता करना है, और साथ में जितना उसका वेट रहेगा उसके हिसाब से उस पर थ्रस्ट अप्लाई होगा, थ्रस्ट जनरेट होगा, ताकि वो लॉन्च हो सके और एक पार्टिकुलर वेलोसिटी से वो फ्लो कर सके, लॉन्च हो सके, या पार्टिकुलर वेलोसिटी को वो कंटेन कर सके. तो रॉकेट का लॉन्च होना भी पूरा टोटली डिपेंड करता है थर्मोडाइनमिक्स के प्रिंसिपल पे. अगर हम इंजन्स की बात कर लें, ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों की बात कर लें, बाइक्स, कार, जितने भी हैं सबकी बात करें, तो आपको पता है उसमें फ्यूल डाला जाता है. तो क्या फ्यूल डालने से ऐसे ही चले जाते हैं? नहीं. जो फ्यूल है वहाँ पे वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है. जब वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो उससे जो पिस्टन होता है, पिस्टन का एक्सपेंशन होता है, और पिस्टन के एक्सपेंशन के बाद जो क्रैंकशाफ्ट होता है वो मूव करने लगता है और गाड़ी चलने लगती है. एक्चुअल में होता क्या है, जो फ्यूल होता है वो आपको पता है कि वो जलता है, वो जल के गैस में कन्वर्ट होता है. और आपको पता है गैस का कितना तेज़ एक्सपेंशन होता है. तो गैस का वहाँ पे एक्सपेंशन होता है, और जिसकी वजह से पिस्टन का एक्सपेंशन, वो सारी चीज़ें हैं जिससे गाड़ियाँ चलने लगती हैं. यानी वी कैन से दैट ना, एनर्जी जो है वहाँ पे कन्वर्ट हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जिससे हमको रिजल्ट देखने को मिल रहा है. साथ में सबसे अच्छा एग्जाम्पल स्वेटिंग है थर्मोडाइनमिक्स का. जो स्वेटिंग होती है, जो कपड़े हम सुखाते हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है, हर जगह, एवरीवेयर थर्मोडाइनमिक इज प्रेजेंट. हर जगह ये सभी हर किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? तो थर्मोडाइनमिक प्रिंसिपल
पे काम करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि थर्मोडायनेमिक्स को पहले आप ये जानो कि इसके यूजेस कहाँ हैं, तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चली गई होंगी, पावर प्लांट, लाइटनिंग, हॉट कप ऑफ टी, कॉफ़ी, एसी, मैच स्टिक, रॉकेट इंजन, स्वेटिंग, ये सब एग्जाम्पल हमारे हो जाएंगे। इसके एप्लीकेशन है, थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पे ही ये सब काम करते हैं। अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स होता है क्या? तो थर्मोडायनेमिक्स मीन्स, बच्चे समझते हैं ना कि थर्मो मीन्स हीट, डायनेमिक्स मीन्स मोशन, यानी हीट का मोशन इज थर्मोडायनेमिक्स। आप पूछो तो यही बोलेंगे, द मोशन ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। नो, दिस इज रॉन्ग, ये ऐसा नहीं है। मानती हूँ कि डायनेमिक्स मीन्स मोशन होता है, थर्मो मीन्स हीट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हीट का मोशन होगा वहीं थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स इज़ एवरीवेयर। तो अगर इसकी प्रॉपर हमको डेफिनेशन देनी तो हम क्या देंगे? इट इज़ द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी विथ मैटर। एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल केमिस्ट्री या केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम एनर्जी के बारे में अध्ययन करते हैं और उस एनर्जी का दूसरे मैटर, जो द्रव्य, जो पदार्थ होते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन, कैसे वो इंटरेक्ट कर रहा है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी विथ मैटर। इज इट क्लियर? आई थिंक अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स के क्या क्या स्कोप हैं, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आपने देखा होगा जो मोबाइल होता है, वो मोबाइल में आपको ये ज़्यादा प्रॉब्लम सुनने को मिली होगी, हीटिंग इशू जो मोबाइल में होते हैं, मोबाइल हीट हो जा रही है, ये है हीटिंग इशू को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मोबाइल में। तो एक्चुअल में मोबाइल में एक हीट सिंक लगा रहता है जो कॉपर से बना रहता है, और उसका काम ये होता है ना कि जब मोबाइल में हीट ज़्यादा होती है एकत्रित, तो उस हीट को डिसिपेट कर देता है, डिसिपेट करने में हेल्प करता है, हीट को कम करता है, डाउन करता है। और ये जो कॉपर हीट सिंक है, ये भी थर्मोडायनेमिक्स, हीट का डिसिपेट होने का मतलब वहाँ पे थर्मोडायनेमिक आ गया। तो ये जो हीट सिंक है, ये भी थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पे ही काम करती है। तो यहाँ पे भी हम मोबाइल फ़ोन में भी इसका यूज़ हम देख सकते हैं। अब इसका स्कोप देख लीजिए क्या क्या है। अगर केमिस्ट्री की हम बात करें, हम केमिस्ट्री पे आ जाते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स के हेल्प से हमको ये पता चलता है कि कोई रिएक्शन फिजिबल है या फिजिबल नहीं है। फिजिबल का मतलब पॉसिबल। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए हमने अपने दिमाग में सोचा कि हाँ, ये रिएक्शन करा के मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, ऐसे ऐसे करूँगा, इंडस्ट्री लगा लूँगा या कर लूँगी, जो भी है डिसाइड कर लें, और हमने पूरी इंडस्ट्री बनवा दी। और फिर जब हम चेक करने गए उस रिएक्शन को, जो हमने सोचा है कराने गए, उसके आधार पे जिस पे हमारा बिजनेस खड़ा होने वाला था, पता चला वो रिएक्शन फिजिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं, तब तो सब डूब गया। तो सबसे पहले हमको क्या करना है ना, रिएक्शन की फिजिबिलिटी को चेक करना है कि ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, और उसकी पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी जो चेक होगी वो थर्मोडायनेमिक्स के ही थ्रू चेक होगी। तो एक्चुअल में वी कैन से दैट इट प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक जो ये प्रिडिक्ट करता है, अनुमान लगाता है कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। साथ में ये हमको इस चीज़ में भी मदद करता है, एनर्जी को कैलकुलेट करने में। एक रिएक्शन के दौरान जितनी एनर्जी चेंज हुई है, कैलकुलेट द एनर्जी चेंजेस इफ़ द रिएक्शन डज टेक प्लेस। यानी अगर कोई रिएक्शन हुई है तो कितना एनर्जी रिलीज़ हुआ है, कितना एब्जॉर्ब हुआ है, तो उसका जो ब्यौरा होता है सब हमको थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू मिल सकता है। यानी एब्जॉर्प्शन एंड जो रिलीज्ड एनर्जी होती है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड लास्ट हम ये बोल सकते हैं, एक और इसका हमको स्कोप है, आपको मैं बताती हूँ। एक्चुअल में ये हमको ये भी बताता है कि कोई रिएक्शन कितना % कंप्लीट हुई है। ऐसा कभी कभी ऐसा होता है ना कि ज़रूरी नहीं कि रिएक्शन 1% से 100% तक ही कंप्लीट हो। कभी कभी क्या होता है, रिएक्शन 1 से जाते जाते 30% पे ही कंप्लीट हो जाती है, 40% पे ही इक्विलिब्रियम में आ जाती है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, उस साम्यावस्था, उसको मैं आगे समझाऊंगी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है। फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, फिर भी मैं इस केमिस्ट्री में थोड़ी अलग है, उसको मैं समझाऊंगी। बस आप इतना जानो कि ये हमको ये बताता है कि कोई रिएक्शन कितना % प्रोसीड हुई है, कंप्लीट हुई है, और कितने % में इक्विलिब्रियम पे आ गई है। तो ये सारी चीज़ें हमको थर्मोडायनेमिक्स के हेल्प से पता चल जाती हैं। क्या क्या? फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब, एंड साथ में हमको ये भी पता चल जाता है कोई रिएक्शन कितना कंप्लीट हुई है। स्टूडेंट्स, अब हम लिमिटेशन के बारे में देखते हैं कि इसके लिमिटेशन क्या है थर्मोडायनेमिक्स के। तो इसका लिमिटेशन ये है ना कि ये सिर्फ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पे ही अप्लीकेबल है। इट डज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन माइक्रोस्कोपिक। ये आप मैक्रो और माइक्रो में कंफ्यूज मत होइएगा। मैक्रो मीन्स होता है बल्क, बड़ा, और माइक्रो मीन्स होता है छोटा, सूक्ष्म।